हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम MPSC 7 की जो बुक है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस बुक के चैप्टर 16 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी आंदोलन। इससे पहले के जो 15 चैप्टर है वो मैंने आपके जो है कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो पर्यावरण आंदोलन होता है या जो पर्यावरण है, इसका क्या अर्थ होता है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है आसपास या पड़ोस, मानव, जंतुओं या पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाली बाहरी दशाएं, कार्य करने की दशाएं तथा जीवन यापन की दशाएं आदि। ठीक है, जो पर्यावरण है इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु, ठीक है, इन सब की वृद्धि और विकास को जो हमारी दशाएं, ठीक है, पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु, इन सभी के वृद्धि या विकास में जिन चीज़ें जो है प्रभावित करती है, ठीक है, वे बाहरी दशाएं जो इन सारी चीज़ों के विकास को प्रभावित करती है, इस चीज़ को ही जो है पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य अपने विकास करने के लिए अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी का विनाश करता है। उसको जब विनाश के बारे में समझ आने लगता है तब वह उस विनाश को रोकना चाहता है। इसी विचार को पर्यावरण पारिस्थितिकी आंदोलन के संदर्भ में देखा जाता है। तो पर्यावरण का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब जो मनुष्य है वो क्या चाहता है, मनुष्य जो है अपना विकास चाहता है। ठीक है, विकास के लिए वो क्या करता है, पर्यावरण के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, ठीक है, उन चीज़ों का यूज़ करता है। अगर जो मनुष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहता है तो क्या करता है, वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका हद से ज़्यादा यूज़ करने लगता है। ठीक है, जिससे उन रिसोर्सेज का क्या होता है, विनाश होता है। जब मनुष्य को इस विनाश के बारे में समझ आने लगता है तो उस विनाश को वो रोकना चाहता है। ठीक है, और इसी विचार को पर्यावरण पारिस्थितिकी आंदोलन के संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, जब मनुष्य को इन विनाशों के बारे में समझ में आने लगता है तब वह जो है इस चीज़ को रोकने के लिए या तो अपनी तरफ से प्रयास करता है या फिर जो है वो करता है। पर्यावरण आंदोलन पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो विनाश हो रहे थे उन विनाशों को रोकने के लिए किया गया था। पर्यावरण आंदोलन क्यों किया गया था, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहे थे उसको रोकने के लिए किया गया था। ये आंदोलन पारिस्थितिकी में असंतुलन की अवस्था को ध्यान में रखकर किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक तो हमने देखा जो पर्यावरण है वो क्या है और पर्यावरण जो है आंदोलन क्यों किया जाता है। अब हम देखेंगे जो पारिस्थितिकी है ये क्या होता है। इसके अंतर्गत वे सारे विषय आते हैं, जो ये पारिस्थितिकी होती है इसके अंतर्गत वे सारे विषय आते हैं जिसमें जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में जितनी भी जीव जंतुएं होती हैं, ठीक है, उन जीव जंतुओं का और पर्यावरण के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इस चीज़ का जो अध्ययन है ये पारिस्थितिकी में किया जाता है। पारिस्थितिकी का मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी है इसका मतलब एक ऐसे संबंध से है जो बिना किसी बदलाव के एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत न केवल पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा उनके पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, बल्कि जो मानव समाज है और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच की जो अंतर क्रिया होता है उसका भी अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, विकास का अर्थ होता है परिवर्तन,
और ये जो परिवर्तन है ये औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय है। विकास सतत रूप से हो तो पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। अगर विकास सतत रूप से हो मतलब हम जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का सही से यूज़ करें, इनको वेस्ट ना करें, तो पर्यावरण में जो है संतुलन बना रहता है। मगर विकास अगर असंतुलित हो तो पर्यावरण का विनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो आंदोलन है इसकी ज़रूरत महसूस होती है। जैसे जैसे विकास की गति तेज होती जा रही है, यातायात से संबंधित वाहन की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे इंसान जो है विकास करता है, अमीर होता है, वो क्या करता है, अपने लिए जो है सुविधा के साधन जुटाने लगता है, ठीक है, जिसमें से वाहन, गाड़ी वगैरह वो लेने लगता है, ठीक है, जिस वजह से जो गाड़ियां हैं वो क्या करती है, प्रदूषण, और प्रदूषण सीधा वातावरण में जाता है, जिससे हमारा जो गाड़ी से निकलने वाला जो धुआं होता है वो हमारे पर्यावरण में जाता है और हमारे पर्यावरण को जो है क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, ठीक है। तो इन वाहनों से जो धुआं निकलता है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, इससे जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके अलावा जो हमारे सूचना तकनीक के माध्यम हैं, ठीक है, तो इन जो ये सूचना तकनीक के माध्यम है इससे भी जो है प्रदूषण होता है। भारत ने अपने विकास की गति को तेज किया है और इस विकास की गति को तेज करने के लिए जो है सूचना जो तकनीकी है इसने जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर इस सूचना तकनीक के द्वारा जो है भारत में प्रदूषण भी बढ़ा है। सूचना तकनीक में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर तथा सीडी होते हैं वो जब बेकार हो जाते हैं, तब बेकार होने के बाद इसका जो कचरा होता है और इसमें यूज़ होने वाला जो सिलिकॉन या जो प्लास्टिक होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हैं, ठीक है। इन सारे प्रदूषण के प्रति जागरूकता ने, जब इन प्रदूषणों के प्रति लोग जो है जागरूक होते हैं तो इसी जागरूकता ने पर्यावरण पारिस्थितिकी आंदोलन को जो है समृद्ध करने में सहायता प्रदान की है। जब लोगों में जो है जागरूकता आने लगा अपने पर्यावरण के प्रति, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया। अगर हम भारत के शहरों में पर्यावरण आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन पर्यावरण प्रदूषण के बाद उत्पन्न समस्या को ध्यान में रखकर किया गया था। अगर हम भारत में जो शहर है यहाँ पर प्रदूषण की बात करें तो जो पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला था, ठीक है, प्रदूषण फैलने के बाद जो प्रॉब्लम लोगों को जो है फेस करना पड़ा था, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही जो है लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अपना विकास करने के लिए लोगों ने क्या किया, जो कल कारखाने हैं, ठीक है, इनकी स्थापना की गई, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है बहुत सारे कारखानों का जो है स्थापना की गई थी ताकि जो है देश का, विश्व का विकास हो सके, पर जिससे कि जो है शहरीकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है। पर क्या हुआ, ये कारखाने शहरों के आसपास ही लगाए गए जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला। वातावरण में जो जो कारखाने हैं इसमें जब चीज़ों का प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, इसमें से जो है कुछ विषाक्त, कुछ जहरीले गैस भी निकलते हैं, ठीक है। कल कारखानों के धुएं ने मनुष्य के जीवन को, इससे जो धुएं निकलते हैं उसने जो है मनुष्य के जीवन को तहस नहस कर दिया और इनसे निकलने वाले जल ने, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, इस गंदे पानी ने क्या किया, जो हमारा जल है, जल के जो स्रोत है उसको भी प्रदूषित कर दिया। वही इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए शहरों में पर्यावरण आंदोलन को भी चलाया गया। बहुत सारे जो है ऐसे आंदोलन हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली में जो यमुना नदी है वो इतनी आपको गंदी जो है देखने में मिल जाएगी। ये सारे क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो कंपनियाँ वगैरह से निकलने वाले जो धुएं हैं या जो गंदा पानी है, धुएं की बात करें, जो हम ताजमहल को देखते हैं वो पहले कितना साफ था पर अभी कैसा नज़र आता है, वो पीला पीला नज़र आता है। ये सारा जो है पॉल्यूशन की वजह से हुआ है। इसके अलावा जो यमुना नदी का जल जो गंदा हमें नज़र आता है, ये क्यों है, ये जो कंपनी वगैरह होती है इनसे जो गंदा पानी निकलता है, इन सारी चीज़ों की वजह से है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए जो है पर्यावरण आंदोलन चलाया जाता है।
और पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो लोग हैं इन्होंने संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनके संदर्भ में जो है चलाया। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दिल्ली शहर, पॉल्यूशन के एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दिल्ली शहर की गिनती विश्व के जो प्रमुख प्रदूषित शहर है उसमें की जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान क्या है, जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती है उन्होंने जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। इन वाहन को डीजल से चलाए जाने और उससे निकलने वाले धुएं से आम आदमी को बहुत परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा था। तब जनहित याचिका की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दिल्ली सरकार, ये जो है एक गलती से लिख दिया गया है, ये वैसे दिल्ली है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया कि सभी वाहन में सीएनजी गैस अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है। डीजल से जो पहले गाड़ियाँ चलती थी जिससे जो है पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता था, जिस वजह से जो है यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो जो न्यायालय है उन्होंने जो है दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि जो सभी गाड़ी है, जितनी भी गाड़ियाँ चलती है उसमें जो है सीएनजी अनिवार्य कर दिया जाए। तो ये एग्जाम्पल था पोल्यूशन का। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको अभी तक जितना समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अभी हमने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण क्यों होता है इस चीज़ के बारे में देखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण से रिलेटेड जो कुछ आंदोलन हुए थे उनमें से कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन किए गए थे इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं चिपको आंदोलन, इसमें क्या था, ये कुछ गांव की महिलाएं हैं जो क्या कर रही है, जो कि पेड़ के साथ ये चिपकी हुई है, ठीक है। क्योंकि इस आंदोलन में क्या किया गया था, इस आंदोलन में जो महिलाएं थी वो पेड़ों के साथ चिपक जाती थी ताकि पेड़ों की कटाई ना हो सके, पेड़ों को काटने से रोका जा सके। इस वजह से जो है इसका नाम जो है चिपको आंदोलन पड़ा था, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो पेड़ों के साथ चिपक जाती थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। चिपको आंदोलन भारत का पहला आंदोलन था जिसके द्वारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी, ठीक है। पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो पहला आंदोलन हुआ था वो चिपको आंदोलन ही था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ सरकार ने अंग्रेज़ सरकार की जो वन नीति थी इसके कारण जो है ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही तैयार हो चुकी थी। इस आंदोलन की शुरुआत, जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अपनी नीतियों में ज़्यादा जो है फेरबदल नहीं किया था। वनों का विनाश स्वतंत्रता पूर्व काल की तरह ही जारी रहा। स्वतंत्रता से पहले भी जो वनों का जो विनाश है वो होता था और स्वतंत्रता के बाद भी विनाश वैसा ही जारी रहा। सरकार ने जो है अपनी नीतियों में कोई फेरबदल ज़्यादा नहीं किया। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो अपनी वन नीति है उसमें तो फेरबदल नहीं किया, और क्या किया, जो निजी कंपनी है उनको वनों की कटाई का काम दे दी। अब जो निजी कंपनी है वो क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना लाभ चाहेगी। तो इन कंपनियों ने क्या करना शुरू किया, इन कंपनियों ने जो है मनमाने ढंग से जो है वनों का विनाश करना शुरू कर दिया। इस कटाई के दौरान हिमालय के मध्य भागों में वनों की कटाई जारी रही। वन कटाई जब गढ़वाल क्षेत्र के चमोली ज़िले में, ये चमोली है, ठीक है, चमोली ज़िले में शुरू हुई, तब यहाँ विरोध शुरू हुआ। जब वनों की कटाई चमोली ज़िले में शुरू हो गई, गढ़वाल क्षेत्र के चमोली ज़िले में स्टार्ट हो गई थी, तब लोगों ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध ने जो है आंदोलन का रूप ले लिया। वन कटाई के लिए विभाग ने साइमंड कंपनी को ठेका दे दिया,
ठीक है। जब कंपनी कटाई कर रही थी तब चमोली जिले में स्थित एक सहकारी संगठन जिसका नाम दशोली ग्राम स्वराज संघ था, इस संघ ने जो है इस कटाई का विरोध किया। संघ के लोगों ने इस कटाई के विरोध में लकड़ी से जो लदे ट्रक थे, ठीक है, उनके सामने वे लोग क्या करने लगे, लेटने लगे और कंपनी के लकड़ी के गोदाम में जो है गांव के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, आग लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। और ये जो काम था ये हिंसक था पर ज़्यादा प्रभावी नहीं था। तब संघ के लोगों ने क्या करना शुरू किया, तब संघ के लोगों को अपना आंदोलन जो है कमज़ोर लगने लग गया। उन्होंने जो है ट्रकों के सामने लेटना स्टार्ट कर दिया, लकड़ी का जो गोदाम था उस पर जो है आग लगा दी, पर कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको सफलता नहीं मिली। तब उन लोगों को जो है अपना जो आंदोलन है वो कमज़ोर लगने लग गया। उस समय वहाँ पर एक स्थानीय नेता थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है लोगों को सुझाव दिया कि पेड़ों की कटाई के दौरान पेड़ों से लिपट जाओ, जिससे जो है कंपनी जो है पेड़ों को नहीं काट पाएगी, पेड़ों को काटने में उनको बाधा होगी। इस लिपटने की प्रवृत्ति को ही चिपको आंदोलन कहा गया। ये आंदोलन स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था। चमोली जिले के लोगों का आजीविका का मुख्य साधन वन पर आधारित था। वनों से ही जो है ये लोग अपनी आजीविका कमाते थे। वहाँ की महिलाएं भी जो है वनों पर आधारित लघु उद्योग में लगी थी। इसीलिए ये आंदोलन अपने जीवन और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो है किया गया था। ये जो चिपको आंदोलन है इसमें जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनका जो नेतृत्व है वो गौरा देवी ने किया था। महिलाओं द्वारा आंदोलन में भाग लेने के कारण ही जो है ये आंदोलन सफल हुआ और इस आंदोलन में जो है इन्होंने कुछ मांग रखी थी जो सरकार को जो है माननी पड़ी। ये मांग कौन कौन सी है इसके बारे में देखेंगे। पहला मांग है कि जो व्यावसायिक कार्य है इसके लिए पेड़ों की जो है कटाई ना की जाए, वन का क्षेत्र और बढ़ाया जाए ना कि कम किया जाए। वनों की देखरेख के लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम समितियों का गठन किया जाए। स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार वनीकरण को प्राथमिकता दी जाए। ये सारा क्या था, ये सारा जो है चिपको आंदोलन में जो है मांग लोगों ने रखी थी और सरकार को ये सारी जो मांगे हैं वो माननी पड़ी थी। तो चिपको आंदोलन तो हमने देख लिया। अब हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये एक पोस्टर देख सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन का। ये मेघा पाटेकर है जिन्होंने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब ये आंदोलन क्यों हुआ था इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में हुआ था और इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1991 में हुई थी। जब सरदार सरोवर परियोजना का शुभारंभ हुआ, अपने प्रस्तावित समय से जो है ये विवाद में था। जब से ही इस परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था तभी से ही जो है ये विवादों में था। परियोजना के बनने से, अगर ये परियोजना बनता तो इससे 37,000 हेक्टेयर भूमि जल में डूब जाती, जल में ही डूबी रहती। 11,000 हेक्टेयर वन को पानी में डूबना था। साथ ही साथ लगभग इसके आसपास जो है 250 गांव रहते थे और इन गांवों में लगभग 1 लाख लोग रहते थे। तो ये सारे गांव भी पानी में डूब जाते। परियोजना की जब रूपरेखा बनाई जा रही थी या इसके बारे में बातचीत हो रही थी तभी जो है ये महसूस कर लिया गया था कि अगर परियोजना बनती है तो इससे जो है भूकंप आने की आशंका बढ़ जाएगी या बनी रहेगी। पर गुजरात की जो ज़रूरतें थी उनको देखते हुए इस परियोजना को हरी झंडी मिल गई। ये परियोजना नर्मदा नदी पर बनना था। ठीक है, इस परियोजना के बनने से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों को जो है प्रभाव पड़ना था, तीनों राज्यों पर। शुरू में तो ये जो तीनों राज्य थे इन तीनों राज्यों में ही विवाद हो गया। इन विवादों और विरोधों के निपटारे के लिए इस परियोजना को 1969 में जो है नर्मदा डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को सौंप दिया गया था। इस ट्राइब्यूनल ने तीनों राज्यों की
तीनों राज्यों की जो प्रॉब्लम्स थी उन पर विचार किया और 10 साल बाद जो है अपना अंतिम फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार तीनों राज्यों को आनुपातिक आधार पर इसके लाभ और हानि उठाना था। ये परियोजना दोबारा तब विवादों में आया जब वन विभाग ने इस पर आपत्ति जताई। अब ये परियोजना वन विभाग के पास चली गई। 1980 में इस परियोजना को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का सामना करना पड़ा। ये परियोजना वहाँ जो है 8 साल तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का इसको सामना करना पड़ा और यहीं पर जो है ये 8 सालों तक लटका रहा था। उसके बाद 1991 में इसे फिर से हरी झंडी मिल गई और 1991 में जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी तब जो विश्व बैंक है या फिर अन्य विदेशी जो निवेशक है उन्होंने जो है इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और अपना इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। परियोजना शुरू होने के बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग उन्होंने इसका विरोध किया। आंदोलनकर्ता जिन्होंने आंदोलन किया था उनका कहना था कि इस परियोजना के बनने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होंगी, जैसे नर्मदा नदी पर बांध बांधने से उस पर जल जमाव होगा। जल जमाव के कारण वहाँ स्थित नीचे के जो शैल है, ठीक है, शैलों में अव्यवस्था उत्पन्न होगी और इस कारण इस क्षेत्र में जो है भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरदार सरोवर के निर्माण से बहुत बड़े भू क्षेत्र पर जल जमाव के कारण उस क्षेत्र पर रहने वाले जो जनजाति है उनको विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित लोगों का पुनर्वास और उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है वो भी नष्ट हो जाएगी। ये आंदोलनकर्ता जो थे उनका कहना था, पर इस चीज़ पर जो है सरकार ने भी अपने पक्ष रखे, अपनी दलील दी। अब सरकार के क्या पक्ष थे उसको देखते हैं। सरकार का कहना था कि गुजरात को 1985 से 88 तक लगातार 4 साल भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा है। अगर ये परियोजना बनती है तो यहाँ सूखे की स्थिति नहीं होगी, उससे बचा जा सकेगा। परियोजना बनने से बिजली, सिंचाई तथा पानी के लिए जो पानी है, जो जल है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा जो विस्थापित लोग होंगे उनके पुनर्वास की जो है समुचित जो है व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने अपने ये सारे पक्ष रखे थे, ठीक है। और इन सारे लाभों को देखते हुए जो उच्चतम न्यायालय है उन्होंने भी इस परियोजना को क्या किया, इस परियोजना को भी इन्होंने जो है हरी झंडी दे दी थी और ये परियोजना जो है पूरी हो गई। अब हम अप्पिको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कब हुआ था, जो कि 1983 में हुआ था। ये आंदोलन भी, जो ये अप्पिको आंदोलन है, ये भी चिपको आंदोलन की तरह ही था। ये चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही किया गया था। इसमें भी जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो पेड़ों से जाके चिपक जाते थे। 1983 का ये जो आंदोलन है 1983 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये प्रमुख पर्यावरण और पारिस्थितिकी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह आंदोलन कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट के क्षेत्र में हुआ था। पश्चिम घाट में वन कटाई के कारण, जो वनों की अधिक कटाई हो गई थी, इसके कारण इस क्षेत्र में जो है मृदा का अपरदन हो रहा था और 12मासी जो जल स्रोत थे वो सूखने लगे थे, जिससे यहाँ के जो किसान थे उनको प्रॉब्लम होने लगी थी, ठीक है। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको प्रॉब्लम्स होने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लोगों का गुस्सा तब बढ़ा। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों में गुस्सा तब आया जब सिरसी के सकलानी गांव में जो है वहाँ के जो आदिवासी थे, वहाँ के आदिवासी को ईंधन, चारा और शहद आदि इकट्ठा करने से भी रोक दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो यहाँ के लोग थे इन्होंने चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही ये जो आंदोलन था अप्पिको आंदोलन, इसको शुरू किया। ये जो गांव था सकलानी, इस गांव के आसपास
ठीक है। गांव तथा आसपास की महिलाओं और जो युवक थे उन्होंने अपने आसपास के जो वन थे उसमें जो है फैलना शुरू कर दिया था और पेड़ों की कटाई का जो है विरोध करने लगे थे। जब पेड़ काटा जाता था तो वे क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे, जिसके चलते पेड़ को काटने में जो है उनको बाधा होती थी। कुछ दिन बाद जो है पेड़ों की कटाई का काम यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से जो है पेड़ों को काटना बंद कर दिया। पर कुछ दिन बाद जो है पेड़ों को फिर से काटना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पर जो लोग थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी दोबारा जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और अब क्या हुआ, अब पेड़ों को काटने वाले जो दिहाड़ी मजदूर थे उन्होंने भी जो आंदोलनकारी थे उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया था। अब इस आंदोलन का जो दूसरा चरण है ये अक्टूबर में शुरू हुआ था, जब जो बेनगांव है वहाँ बांस के पेड़ की जो है कटाई की जाने लगी। यहाँ पर क्या था, जो मुख्यतः यहाँ पर जो है जनजाति के लोग रहते थे और अब उनको आजीविका, जो जनजाति के लोग थे उनको जो है उनकी जो आजीविका है उस पर जो है प्रश्न लगने लगा था। क्योंकि वे जो लोग थे वो बांस से जो है अपनी आजीविका चलाते थे। बांस से जो है टोकरी या फिर चटाई बनाकर जो है उनको बेचते थे और पैसा कमाते थे। ठीक है। तो अब जब इसकी कटाई होने लगी बांस के पेड़ों की, तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनको अपनी आजीविका छीनने का जो है खतरा उत्पन्न होने लगा था, जिस वजह से जो है उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और पेड़ों से जो है जाकर चिपक कर खड़े होने लग गए ताकि जो है पेड़ों को ना काटा जा सके। इस प्रकार ये जो आंदोलन है वो दोबारा से शुरू हो गया और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में जो महिलाएं थी उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया और इस आंदोलन को सफल बनाया। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।